पिछले क्लास में हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़े। अब किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग इस क्लास में देखते हैं। हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन जो यूज हो रहा है बार बार एक बार फिर से लिख लेते हैं। साइन कन्वेंशन में पहला कि अगर सेल के बारे में, सेल में EMF E है, ए बी हो गया, तो अगर हम ए से बी चलते हैं तो ये लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, तो कहेंगे सेल में मूव कीजिए तो आप लिखेंगे VA प्लस E इक्वल टू VB। एक ये कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा है। दूसरा कन्वेंशन हम लोग रजिस्टर के लिए फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर A है, ये B है, रेजिस्टेंस R है, एक करंट अगर I बहता है तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। इसलिए जब भी करंट के अलाउंग चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ VA माइनस IR इक्वल टू VB, ये दो कन्वेंशन हम लोग फॉलो करेंगे। तो इनको फॉलो करते हुए हम लोग जो रजिस्टर्स पढ़े थे उनका हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। दो रजिस्टर जोड़ कह सकते हैं, हालांकि ये चीज़ें आपको वेल नोन है, फिर भी हम लोग पूरा एक बार फिर से पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो दो ही कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल। तो पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, दो रेजिस्टर्स को सीरीज हम तो कहते हैं जब दोनों में सेम करंट फ्लो करे, सेम करंट दोनों फ्लो करे तो इसको हम सीरीज कहते हैं। अब दोनों की जगह अगर हम एक रजिस्टर लिखना चाहते हैं R इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे? तो क्या करें, इसमें एक सेल जोड़े और उसमें ये करंट I बहे, और सेम सेल यहां में जोड़ दे अगर हम, तो अगर इसमें भी करंट I ही बहेगा, अगर बहा, तो इन दोनों रजिस्टर्स की जगह पे वो इक्विवेलेंट कहलाएगा। इन्हीं से हम लोग निकाल सकते हैं कि R की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा हम लोगों ने किरचॉफ्स रूल पढ़ा, तो लूप रूल के हिसाब से मूव किया जाए। यहाँ से चलते हैं हम लूप रूल, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो माइनस IR1 माइनस IR2 सेम करंट बहेगी, प्लस E इज इक्वल टू 0। दैट इज इधर ले आकर E इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR1 प्लस R2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख लिए। सेम काम यहाँ करें अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, माइनस IR इक्विवेलेंट प्लस E इक्वल टू 0, दैट इज E इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर दें, तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, जहाँ पे R इक्विवेलेंट लिखा है वहाँ पर R1 प्लस R2 लिखा है। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ये प्रूफ हो गया कि अगर दो रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉपर्टीज आप नोट कीजिए। सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। चल लिखिए, पहला बात लिखिए, पहला लिखिए कि फॉर मोर देन 2 रजिस्टर्स, प्रॉपर्टी नंबर 1, फॉर मोर देन 2 रजिस्टर्स, मोर देन 2 रजिस्टर्स R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3 and so on. R1 plus R2 plus R3 and so on.
कहने मतलब कि हमने 2 का निकाला, पर अगर 2 से अधिक भी है तो ऐसे ही सबका हम सम कर देंगे। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे प्रॉपर्टी, दूसरी बात लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि इफ n इक्वल रजिस्टर्स आर joined in series, combined in series लिख दीजिए। If n equal resistors are combined in series, then R equivalent equal to NR। R n बार जोड़ देंगे तो NR, R equivalent equal to NR। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखा जाए। थर्ड पॉइंट हो गया यही वाली कि सेम करंट सब में बहेगी। थर्ड पॉइंट ये बना लेते हैं, लिखा जाए सेम करंट फ्लोज थ्रू each resistor in series। Same current flows through each resistor in series। ठीक है, each resistor से सेम बहेगा। चौथा बात लिखेंगे, चौथा लिखेंगे जब सब सीरीज जोड़ देंगे, सब जुड़ रहा है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इन सबसे बड़ा आएगा। लिख दिया जाए R equivalent is greater than the larger लिखे larger word लिखे, R equivalent is larger than the largest resistor। R equivalent is larger than the largest resistor। ठीक बात। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट लिखिए। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे कि फिफ्थ पॉइंट लिखा जा रहा है कि रजिस्टर का सर्किट में क्या बताया गया, हीट लॉस कराता है। तो जो हीट लॉस होगा सब पूरे सर्किट में, तो अगर हम एक एक इंडिविजुअल रजिस्टर में सारा हीट लॉस जोड़ें, वो सारा हीट लॉस अकेले के R इक्विवेलेंट में जितना हीट लॉस होगा बराबर होगा। तो इक्विवेलेंस है, आखिर किस बात का इक्विवेलेंस है, ये बात इंपॉर्टेंट होता है। दो चीज़ों का इक्विवेलेंट एक चीज़ है तो कभी इसका इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट होने का कोई पर्पस होता है, कोई बेसिक होता है कि हम किस बेसिस होता है, किस बेसिस पे हम करेंगे दोनों के इक्विवेलेंट है। तो उनका जैसे कैपेसिटेंस होता है तो कहते हैं कि इस सभी कैपेसिटेंस का ये इक्विवेलेंट है। तो वहाँ पर्पस क्या होता है, कैपेसिटर को किस लिए यूज करते हैं, टू स्टोर एनर्जी। तो क्या कहेंगे कि जितना लोग सब लोग मिलके एनर्जी स्टोर करेंगे, अकेले वो करेगा कौन, इक्विवेलेंट कर। तो एनर्जी स्टोरिंग है तो एनर्जी स्टोरिंग लिखेंगे। अगर अब रेजिस्टेंस में क्या है, एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है, एनर्जी का लॉस कराता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे जितना सब मिलके एनर्जी का लॉस करेंगे, अकेले वो रेजिस्टेंस लॉस करेगा। अब इक्विवेलेंट किस में, सीरीज में कि पैरेलल में, या मिक्स्ड होगा तो सब जगह, चाहे सीरीज जोड़ो चाहे पैरेलल जोड़ो, सिंस पर्पस हीट लॉस का है तो सभी सीरीज का सम का हीट लॉस अकेले इक्विवेलेंट बराबर होगा। कई रेजिस्टेंस पैरेलल जोड़ दीजिए, सबका हीट लॉस जोड़िए, इक्विवेलेंट के बराबर होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, सम ऑफ पावर लॉस इन इंडिविजुअल रेजिस्टर्स is equal to that lost in R equivalent, that lost in R equivalent। Sum of heat loss in individual resistors is equal to that lost in their R equivalent।
ठीक है, ये बातें ऑब्वियस हैं, फिर भी मैंने आपको नोट लिखा दिया। दूसरा कॉम्बिनेशन आते हैं हम लोग। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक रजिस्टर्स ऐसे हों जिनके क्रॉस सेम पोटेंशियल लगे, ये ए बी मान ले हो गया ऐसा, R1 हो गया, R2 हो गया, दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल की जगह हम यूज कर रहे हैं वर्ड सेम पोटेंशियल। बराबर हो जाना शर्त नहीं है, वही पोटेंशियल वही वहां भी लगो वहां, अब सेम है तो इक्वल भी हो गई, इसलिए ऐसा लगे तो ये हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। जैसे ये बना हुआ है, अब इनकी जगह पर अगेन हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, तो फिर वही काम करेंगे, यहां भी एक हम सेल जोड़ेंगे और यहां भी एक सेल जोड़ेंगे, और सेल को अगर इनमें करंट सेम बहाना पड़ा तो आई बहा तो इसमें भी इसको आई ही भेजना पड़ा, तो सेल को लगेगा कि ये दोनों को बराबर अकेले है, इक्विवेलेंट है उसका, इसलिए ऐसा। फिर इसको सॉल्व करके हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहां करंट आई आएगी तो मान लीजिए ऊपर गई कौन, I1, नीचे गई I2, दो पार्ट में जाएगी ऐसा, फिर I1 I2 आके यहां से I मिल जाएगी, और यहां तो सिंपल वही करंट ही यहां जाएगी। अब इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, किसका, I1 R1 का, I2 R2 का, तो इस बात को लिख देते कि पोटेंशियल सेम है, और है कितना, E के बराबर है, देखो यही पोटेंशियल यहां भी लगा, यही पोटेंशियल यहां भी लगा, इसलिए दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल है दोनों में सेम है और वो E है। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 R1 इक्वल टू E, एंड कौन, I2 R2 भी कितना है, E है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दोनों के क्रॉस जो I V इक्वल टू IR ओम्स लगाए, दोनों का पोटेंशियल सेम लिख दिए। यही चीज इस तरह से यहां लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, E लिख सकते हैं, नहीं, और I है कितना भाई, तो I आया तो वही तो दो पार्ट में गया, I1 प्लस I2, तो I की जगह लिख सकते हैं हम लोग I1 प्लस I2 इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू E हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 2 लिख लेते हैं। अब 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग I1 I2 वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो I1 की वैल्यू हो गई कितनी, E बाई R1, I2 की वैल्यू हो गई E बाई R2 इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू E। ठीक है, सो यहां से E दोनों साइड से कट गया तो क्या बचा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 इक्वल टू 1 अपान R इक्विवेलेंट। सो यहां पर ये फॉर्मूला हो गया, पहला जोड़ा गया तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला ऐसा हो गया। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया हम सब लोग। तो जैसे यहां 5 प्रॉपर्टी लिखे हैं वैसे यहां भी हम लोग पैरेलल का भी 5 प्रॉपर्टी से सिमिलर 5 प्रॉपर्टी लिख दिया जाए, नोट किया जाए, लिखिए। ठीक है, कि पहला वैसे कि अगर ये तो 2 जोड़ने का बनाया है, अगर 2 से अधिक होगा तो वैसे जोड़ देंगे हम लोग। लिखा जाए कि फॉर मोर देन 2 रजिस्टर्स इन पैरेलल, फॉर more than 2 resistors in parallel, more than 2 resistors in parallel, 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. For more than 2 resistors in parallel, 1 upon R equivalent equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on, डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा n रजिस्टर्स वाला लिखा जाए, if n similar registers, if n
similar resistors are joined in parallel. If n similar resistors are joined in parallel, R equivalent is equal to R by n होगा। R by n कैसे? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n बार जोड़ दिया तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया n बाई आर, सो उसको फ्लिप कर दिया तो R इक्विवेलेंट हो गया R बाई n, तो n के लिए R बाई n हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखा जाए। वहां पे क्या था, सबके सभी रजिस्टर में इक्वल करंट बहता था और यहाँ पे सब में क्या होता है, इक्वल पोटेंशियल लग रहा है। लिखा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल, potential difference across each resistor in parallel is same, सब में इक्वल पोटेंशियल लगेगा। ठीक, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या, वहां था जो R इक्विवेलेंट था वो जो सबसे बड़ा था उससे बड़ा आ रहा था, और यहाँ पर जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट उससे छोटा आएगा। ठीक है, लिखा है R equivalent is smaller than the smallest resistor. R equivalent is smaller than the smallest resistor. ठीक है, smaller than the smallest resistor हो गया। लास्ट पॉइंट वो हीट पावर लॉस होगा, और पावर लॉस होगा तो क्या करना है, पावर लॉस में तो वही बात होगी चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, वो तो पावर लॉस सब में इक्विवेलेंस होगा ही होगा। इसलिए हम लोग पावर लॉस लिखते हैं कि सम ऑफ पावर लॉस इन इंडिविजुअल रजिस्टर्स, सम ऑफ पावर लॉस इन इंडिविजुअल रजिस्टर्स is same as that in their equivalent resistor, same as that in their equivalent resistor। ठीक है, तो हमारा ये सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन का हो गया कि फॉर्मूला सीरीज का हो गया R1 प्लस R2 और पैरेलल हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 करके R इक्विवेलेंट निकल रहा है। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे, सिंस यहाँ करे इसलिए एक बार यहाँ भी करा दिया गया। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको कैपेसिटेंस में भी सिखाया गया है। फॉर्मूला यहाँ जस्ट उल्टा है, लेकिन जो मेथड सिखाए गए हैं रेजिस्टेंस जोड़ने के, जो ट्रिक सिखाए गए हैं वो वैसे ही रह जाएंगे, जैसे था वैसे रहेगा। हम आपको 1-2 क्वेश्चन इस पर करा के तब आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बिकॉज कैपेसिटेंस अगर आपने आप पढ़ाई करी है तो एकदम सेम तरीका है। फार्मूला नया यूज करना है, जो मेथड है कि कैसे ये तोड़ना है, कैसे पॉइंट बनाना है, वो सब चीज़ एक सेम है। तो हम कुछ क्वेश्चन इस पर आपको कॉम्बिनेशन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, वहीं से शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास एक एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, each of resistance R0। डायग्राम समझ में आया? ऐसे ऐसे हर एक साइड कितना R0 रन होते हैं। कितने साइड है इसमें? n साइड है, और n दिया है, n एक इवन नंबर है, n इज इवन, ये आपको गिवन।
n एक इवन नंबर। तो कहता है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस about find minimum and maximum resistance about any of the two vertices, any of the two, किसी दो वर्टिसेस के बीच में मिनिमम मैक्सिमम आपको रेजिस्टेंस निकालना है। बस फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस अबाउट एनी ऑफ द टू वर्टिसेस। इस पूरे पॉलीगन में कोई भी दो वर्टेक्स ले लीजिए, तो आपको चुनना है कि किसके अबाउट बताना है, बट एक सबसे मिनिमम आंसर आना चाहिए और एक सबसे मैक्सिमम आंसर आना चाहिए। तो आप एक ट्रायल लीजिए, एक अपने से सोचिए, फिर मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूँ। अपने से कोशिश कीजिए, एक बार होल्ड कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग किए होंगे। अब मैं आपके लिए सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं। कोई भी दो अगर हम यहां लेते हैं, कोई भी एक वर्टेक्स ए ले लिया और एक मान लिया यहां ले लिया, ऐसा कोई भी दो वर्टेक्स लेते हैं तो एक हिस्सा इधर होगा, एक हिस्सा इधर से होगा। जैसे हमने ये दो लिया तो दो आर इधर हो गया और n-2 साइड इधर हो जाएगा, और इसके बीच में क्या होगा, एक ये और एक ये किसमें हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल जोड़ना है। इवन अगर आपने एक भी वर्टेक्स ले लिया तो एक ये हो गया, बाकी n-1 हो गया, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल में तो जोड़ना ही है। तो पैरेलल जोड़ना है तो क्या पढ़ागे कि पैरेलल जोड़ना है तो जो आंसर होगा आपका, वो जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आंसर आएगा। तो इससे पहले मैं आपसे दूसरी एक बात बोलूं, यहां पे समझने वाली बात। मान लीजिए हमारे पास 10 है, 10 को इन दो इंटीजर में जोड़ना है, तोड़ना है। तो 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5, फिर तो वही रिपीट करेगा क्या, 4 6 7 रिपीट करेगा। 10 को दो भाग में हमने इसको दो भाग में तोड़ दिया। अब कहा इन दोनों को पैरेलल जोड़ना है, आंसर छोटे से भी छोटा आएगा। कहता तो सबसे छोटा आंसर कब होगा, तो कौन सा पेयर लेंगे तो सबसे छोटा आंसर आएगा। तो मुझे लगता है 9 1। अगर 9 1 जोड़ते हैं आंसर 1 से छोटा आएगा, 8 2 जोड़ते हैं आंसर 2 से छोटा होगा। इसलिए जो सबसे छोटा आंसर लाना होगा तो क्या करेंगे, 9 और 1 करेंगे, और सबसे बड़ा आंसर लाना होगा तो 5 5 करेंगे। बिकॉज ये आंसर ये 1 से छोटा, 2 से छोटा, 3 से छोटा, 4 से छोटा, 5 से छोटा, तो 5 थोड़ा कम होगा तो सबसे बड़ा आंसर होगा। यही बात यहाँ लगाएंगे। जब हमको मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम एक तो अपना जो ये दो वर्टिसेस लेना है वो दो एक साइड के क्रॉस लेंगे, एक ये ले लेंगे और बाकी फिर n-1 ले लेंगे। तो आंसर हमारा आर नॉट से भी छोटा आ जाएगा। और जब सबसे बड़ा करना होगा तो इक्वल भाग में, इसलिए n इवन दिया है क्वेश्चन में, n/2 इधर से n/2 इधर से, n/2 दो भाग मार देंगे। समझ बात, यही काम करने जा रहे हैं हम लोग। तो अपना काम करते हैं हम लोग कि फॉर मिनिमम आर इक्विवेलेंट क्या क्या जोड़ना चाहिए हमको, R0 एंड n-R0, इन दोनों को जोड़ना चाहिए। क्यों सर, ये R0 है और ये कितने साइड, एक साइड हट गया तो कितने साइड बचे, n-1। तो R0 कितने, n-1 बार हुआ, n-1 बार ये हुआ और R0 हुआ। दोनों को पैरेलल जोड़ेंगे, इन दोनों को पैरेलल जोड़ देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r से जो चलिए पर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r0 प्लस 1/n-1 r0। ठीक है, तो ये हो गया, ऊपर चले गया n-1 और प्लस 1/n-1 r0, यानी यहां से हो गया R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया,
n माइनस वन आर नॉट अपॉन n। ठीक है, ये मिनिमम हुआ। और रही बात हो मैक्सिमम के लिए क्या करना हम लोग को, मैक्सिमम हर के लिए क्या करना, इक्वल इक्वल बांट देना है। तो इक्वल कितना हो जाएगा, इधर से n/2 इधर से n/2, तो n/2 आर नॉट एक साइड में और n/2 आर नॉट एक साइड में। तो r और r का अगर दो r का पहले जोड़ता आंसर कितना था, r/2, n का r/n, तो r का r/2, इसलिए n/2 आर नॉट, n/2 आर नॉट का पैरेलल, n/2 आर नॉट बाई 2, इसलिए आंसर हो गया r इक्वलेंट इक्वल टू n/2 आर नॉट बाई 2। ठीक है, बाई 2 मतलब 4 हो गया। तो ये हो गया मैक्सिमम, हो गया मिनिमम। ओके, सिंपल सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन हम आपको नहीं करा रहे। अगेन आप कैपेसिटेंस में किए हुए हैं, जरूर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें थोड़ा बात हो नया, वो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सीरीज पैरेलल सोचना है आपको। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हालांकि आपने किया है, एक बार मैं और कर देता हूं आपके लिए और फिर थोड़ा इसको मॉडिफाई करता हूं। पहले इसको करते हैं हम लोग, AB 2R 2R, यहां पर R है, ये भी R है, ये भी R है, ये R है और ये R है। तो हमको क्वेश्चन में R इक्विवेलेंट बताना है क्रॉस AB। ये क्वेश्चन AB के क्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला पता ही हो चुका है, मेथड आप में से कुछ बच्चों को पता ही होगा। एक बार अपने से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। ओके, तो आप सब दोस्त सॉल्व किए होंगे अपने से, मैं आपके लिए सॉल्यूशन करता हूं, आप अपना सॉल्यूशन हमसे मैच कराइए। देखिए ये सीरीज पैरेलल तो नहीं है, पहले कैसे सोचते हैं, पहले सीरीज पैरेलल सोचना चाहिए। सीरीज पैरेलल हो तो उनको जोड़ के एक कर देना चाहिए। अगर सीरीज पैरेलल नहीं है तो हर ज्वाइंट, नेमिंग द ज्वाइंट, सभी ज्वाइंट के नाम रखने चाहिए, नाम इंडिकेट करना चाहिए, हर एक ज्वाइंट का नाम रख देना चाहिए। और नाम रखने के लिए कुछ एडवांटेजेस लेने हैं, जैसे एक होता है कि इधर से साइड सिमेट्री और पाथ सिमेट्री। साइड सिमेट्री मतलब इधर से देखें और चाहे इधर से देखें, दोनों से अगर हमको एक ही जैसा सर्किट दिखता है तो कहेंगे कि ये दो साइड की सिमेट्री है। इसे देखिए यहाँ है कि नहीं बताइए, तो यहाँ कैसा दिखता है, 2R R और R। ठीक है, इधर से भी 2R R और R, यानी ये दोनों साइड से साइड सिमेट्री है, ये दोनों से साइड सिमेट्री है। तो साइड सिमेट्री है, तो साइड सिमेट्री का फायदा क्या होता है, साइड सिमेट्री का फायदा होता है कि जिस तरह से यहां से करंट जाएंगी वैसे करंट वहां से आएंगी, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहां से होगा वैसा डिस्ट्रीब्यूशन यहां से आएगा। ये हुआ साइड सिमेट्री। अब दूसरा होता है पाथ सिमेट्री, कि यहां से तीन रास्ते निकल रहे हैं, देख रहे हैं, ऊपर से, नीचे से, बीच से, तो ये तीन रास्ते जा रहे हैं, वहां से तीन रास्ते आ रहे हैं। तो पाथ सिमेट्री मतलब देखना कि क्या ये तीनों रास्ते एक जैसे हैं या नहीं। तो यहां देखिए तीन रास्ते एक जैसे हैं क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है, बिकॉज इधर 2R है, इधर R है, ये R है, ये एक जैसा R होने से एक जैसा नहीं हो गया। देख रहे यहां जाते हैं तो ये फिर चार चौराहा मिलता है बीच में, यहाँ पर तीन राह मिल रहा है, तो ये तो अलग ही हो गया, ये अलग ही हो गया। तो
3 पास जरूर हैं, बट तीनों पास एकदम अलग अलग है, तीनों पास सिमेट्री नहीं है। अच्छा, अब नहीं है लेकिन साइड सिमेट्री तो है, तो पाथ सिमेट्री नहीं है, यानी तीनों में करंट क्या होगा, एक जैसा नहीं बहेगा, I1 I2 I3 ऐसा बहेगा। तीनों पाथ अलग हैं इसलिए तीनों में अलग अलग करंट बहेगा। लेकिन साइड सिमेट्री तो है, और साइड सिमेट्री है तो जैसा करंट, फायदा उठाया जाए साइड सिमेट्री का, तो जैसा करंट जा रहा है वैसा करंट आएगा। तो कैसे आएगा, तो 2R में I1 गया तो 2R में से I1 आएगा, R में I2 गया तो यहां से भी I2 आएगा, इधर से I3 गया तो इधर से भी I3 आएगा। ठीक है, तो ये हमने साइड सिमेट्री का एडवांटेज उठाया। अब जब हम करंट बना देंगे तो सोचेंगे कि अब इनका नाम रखेंगे जॉइंट्स का, या ऐसा कोई रेजिस्टेंस का पता लगाएंगे जिसमें करंट ही ना जाती हो। बिकॉज करंट नहीं जाएगी तो वैसे सर्किट में हमारा जिस रजिस्टर में करंट ना जाए उसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, उसमें कोई हीट लॉस नहीं होगा। और जिस किसी रजिस्टर में हीट लॉस ना हो, पावर लॉस ना हो, वो हमारे लिए यूजलेस है, उस सर्किट में रहने योग्य नहीं है। आप चाहें तो सर्किट से हटा सकते, बिकॉज सर्किट में रहने से भी हीट लॉस नहीं हो रहा है तो बेहतर ना रहे। जैसे देखिए यहां से I1 गया, इधर से I1 चले गया, ये I1 हो गया, तो ज्वाइंट रूल के हिसाब से I1 आया, I1 गया तो इधर करंट कितना हो गया, 0, यानी ये रजिस्टर हम यहां से हटा सकते हैं। यहां से I2 आया, इधर I2 चले गया, अच्छी बात है, करंट नहीं आया होगा। I3 आया, I3 चले गया, यानी इस रजिस्टर में भी कोई देखे I3 आके इधर चले गए, इधर करंट नहीं गया। तो ये जो दोनों बीच के रजिस्टर हैं इनमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ऐसे रजिस्टर को सर्किट रहने का कोई हक नहीं। तो हम लोग जब आइडेंटिफाई कर ली कि इनमें करंट नहीं बह रहा है तो हम सर्किट से इनको हमेशा के लिए हटा सकते हैं। तो इनको हम यहाँ से हटा दिए, अब ये सर्किट बच गई हमारे लिए। अब तो बात खत्म हो गई, ये दोनों सीरीज हो गया, ये दोनों सीरीज हो गया, ये दोनों सीरीज हो गया, और तीनों फिर पैरेलल में हो गए। तो हम जोड़ देते हैं, तो 2R का सीरीज कितना हो गया, 4R, ये एडिशन 4R का हो गया, ये 2R का हो गया, और ये 2R का हो गया। तो 2R 4R को किस में जोड़ना है, पैरेलल में, तो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4R 1/2R 1/2R। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 4R हो गया, तो 1 + 2 + 2 2 2 1 कितना हो गया, 5। इसलिए R इक्विवेलेंट इक्वल हो गया 4R/5। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4R/5। तो हमने ये थोड़ा सा मेथड किया जो आपको पहले वाला याद है, कैसे पाथ सिमेट्री और साइड सिमेट्री देखते थे। इस क्वेश्चन को हम फिर से थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं और आपको करना है। आप दूसरा क्वेश्चन अलग से बनाइए। थोड़ा मॉडिफाई कर दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ये भी हो गया, आर हो गया, ये भी आर है, सब इक्वल आर है। ये सर्किट फिर से बनाइए और आप इसको सॉल्व कीजिए। इसका आप आर इक्विवेलेंट निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 और ए बी के क्रॉस क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। आप आर इक्विवेलेंट निकालिए। तो हम उम्मीद करते सारे दोस्त क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और हमारे साथ आप सॉल्यूशन मैच करा रहे हैं। चलिए सोचते हैं, इज देयर एनी यूनिट ऑफ सीरीज और पैरेलल? नो, कोई सीरीज पैरेलल डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, सीरीज पैरेलल तो नहीं है। अब हम लोग ज्वाइंट्स का नाम रखेंगे,
तो ज्वाइंट नाम रखने के लिए क्या करेंगे, साइड सिमेट्री, पाथ सिमेट्री सब चेक करेंगे। चलिए साइड सिमेट्री चेक करते हैं पहले कि इधर से देखें और इधर से देखें क्या एक जैसा है, करंट सर्किट एक जैसा है, नो। इधर से 3 निकलता है, इधर से सिर्फ 2 आता है, इसलिए इस साइड सिमेट्री नहीं है, तो साइड सिमेट्री कैंसिल हो गया। यानी जैसे करंट जाएगा वैसे नहीं भी आ सकता है। अच्छा, अब दूसरा आता है क्या, पाथ सिमेट्री। तो पाथ सिमेट्री सिर्फ सब जगह नहीं देखना है, इस शुरुआत में देखना है कि यहाँ से कितने पाथ हैं, 1 2 3 पाथ जाते हैं, तो क्या पाथ सेम है? ये पाथ तो सेम लग रहा है मेरे को। कैसे? ऊपर जाते हैं 2 भाग होता है, बी पहुंचते हैं, ऐसे जाते हैं 2 भाग होता है, बी पहुंचते हैं, जैसा आर यहाँ वैसा आर यहाँ भी है। तो ये रास्ता से नहीं, 3 रास्ते में से तीनों रास्ते एक जैसा नहीं है, सिर्फ 2 रास्ते एक जैसा है। कौन वाला? ये वाला, ये तो अलग ही है एकदम। तो ये 2 रास्ते एक जैसा हो गए, इनको छोड़िए। आखिर कम से कम जिसमें उनमें तो इक्वल करंट नाम रखिए, तो इसमें अगर I1 रखेंगे, इसमें I1 रखेंगे, इसमें I2 रख लीजिए। तो चलो कम से कम 2 रास्ते तो बराबर हुए। अब रास्ते बराबर हो तो क्या फायदा होगा कि सेम करंट बहेगा। अब सेम करंट तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा। जैसे मान लीजिए I1R की वैल्यू 10 वोल्ट है और ये 50 वोल्ट है, तो 50 में 10 गया तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वही यहाँ 50 में 10 यहाँ भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए इन दोनों का हम नाम सेम रखेंगे। और इसमें तो चलो इसका नाम डी रख लेते हैं। ये हो गया। अब इस सर्किट को थोड़ा हम लोग फिर से बना लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस रीड्रॉ द सर्किट। तो पहला तो काम, जिसके अबाउट बताना है वो दोनों पॉइंट बनाया करिए, जिसके अबाउट बताना है ए भी बना लीजिए। अब देखिए और कौन कौन से नाम हैं जिनको बनाना है। एक नाम सी है, एक नाम डी है। तो सी देखिए, सी को किससे जोड़ना है, तो सी को ए से जोड़ना है और बी से भी जोड़ना है, ए बी दोनों से सी जोड़ना है। तो ठीक है भाई, तो हम सी दोनों जोड़ना था, सी बना लेते हैं, हम दोनों जोड़ेंगे ऐसा ऐसा करके, ए से भी जोड़ेंगे बी से भी जोड़ेंगे, सी बना लिया। एक पॉइंट है डी। देखें डी किसको जोड़ना है, तो डी से किसको जोड़ना है, ए से जोड़ना है डी को, और किसे जोड़ना है, सी से भी जोड़ना है। तो ए से दोनों जोड़ना है, तो यहां डी बना सकते हैं। यहां डी बनाएंगे तो ए से भी जोड़ सकेंगे और सी से भी जोड़ सकेंगे। तो यहां पे हम लोग डी बना, बिकॉज डायरेक्ट ए बी में तो कुछ जुड़ा है नहीं, तो इसलिए इधर से कुछ जोड़ना है नहीं, इसलिए डी यहां बना ले रहे हैं। ठीक है। अब हम जब सारे पॉइंट्स बना लिए तो सभी रजिस्टर्स को यहां पर प्लॉट कर देंगे वापस से। तो चलिए, तो एक ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर, दोनों कहां के बीच में जोड़े हैं, एसी के बीच में। तो एसी के बीच में 2 रजिस्टर जोड़े, दोनों पैरेलल में हो गए, एसी पैरेलल हो गए। तो आर का पैरेलल हो जाता है R/2, यानी एसी के बीच में हम कितना जोड़ेंगे यहाँ पर, R/2। ये दोनों बन गए। इसी तरीके से ये है CD, ये है CD। तो CD के बीच में 2 रजिस्टर पैरेलल में, तो अगेन CD के बीच में 2 रजिस्टर पैरेलल हो गए, तो कितना हो गया ये R/2, ये भी हो गया। अब ये रजिस्टर बचा AD के बीच में एक R, तो AD के बीच में यहां पर हमने जोड़ दिया R, ये रजिस्टर भी बना लिया। अब बच गए कौन, 2 और, उनको भी यहां प्लॉट किया जाए। तो CB और CB, तो CB के बीच में रेजिस्टेंस हो गए 2 पैरेलल। तो CB के बीच में पैरेलल हो गया, तो कितना रेजिस्टेंस हो गया, R/2। CB के बीच में R/2। और बताना किसके बीच में है, AB। चलिए, तो हमको यहां और यहां के क्रॉस बताना है। तो क्या किया जाए, अब ये AB बताना, ये दोनों सीरीज हो गए। देखिए ये सेम करंट सब है इसमें, इधर तो जाने नहीं है। तो R और R/2 किस में हो गया, सीरीज। वो सीरीज इसके किस में हो गया, पैरेलल। अब फिर ये सब सीरीज जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कर दिया जाए। तो R और R/2 का सम हो गया कितना, 3R/2। सीरीज में R1 + R2, 3R/2। और 3R/2 और R/2 का पैरेलल पहले जोड़ लेते हैं। R1 R2 का पैरेलल
कितना होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इज 1/R इक्विवेलेंट। तो यहां से हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R1 प्लस R2। देख रहे हैं ये R1 R2 आएगा, ऊपर R1 प्लस R2 आएगा, उलट देंगे तो R1 R2 R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसलिए जब दो रेजिस्टर देगा पहले तो डायरेक्ट जोड़ दिया क्या किया जाए R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसी को यूज करके हम यहाँ पर इसको पैरेलल जोड़ने जा रहे हैं। तो 3R/2 और R/2 का पैरेलल तो कैसे लिखेंगे 3R/2 इंटू R/2 अपॉन 3R/2 प्लस R/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये इस जगह 3/4R तो ऊपर हो गया और नीचे हो गया 3/2 प्लस 1/2 कितना 2। कैसे 4/2 2 हो जाएगा, R से R कट गया, यानी ये हो गया कितना 3/8R। कौन वाला वैल्यू ये वैल्यू, तो ये सीरीज के पहले ये होगा 3/8R। 3/8R में R/2 सीरीज, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 3/8R में R/2 सीरीज जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 7R/8। यहां से 4 हो जाएगा 7R/8 आंसर हो गया। इस क्वेश्चन आंसर होगा 7R/8। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जिन्होंने कैपेसिटेंस पढ़ाई करी है, कैपेसिटेंस जोड़ा है, तो नया कुछ नई बात हो रहा है, सिर्फ मेथड वैसे से साइड का पहचानना, पहल पाथ पहचानना, डायग्राम बनाना, अंत में फॉर्मूला चेंज हो रहा है। इसलिए आपको कैपेसिटेंस वाला सारा पढ़ाई यहाँ पर आप यूज करना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इनफिनिट वाला, इनफिनिट सीरीज का क्वेश्चन। जैसे इनफिनिट लैडर हो गया, ए बी के अबाउट हमको बताना है, दिया है इधर यहां R यहां 2R। ठीक, अगले में दिया है 2R 4R, दिया है 4R 8R एंड सो ऑन का फाइंड RAB। इसका हमको बताना है। तो जैसे आप इनफिनिट सीरीज किए होंगे तो हाँ एक बार आपने ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिखता हूं। तो सब लोग कर लिए होंगे और हमारे साथ अगला सॉल्यूशन आप मेरे साथ देख रहे हैं, मैं आपके लिए सॉल्यूशन करता हूं। चलिए मानते हैं लेट R इक्विवेलेंट इक्वल टू K इंटू R। क्या दिख रहा है आपको R2R का डबल, 2R 4R का डबल, 4R 8R का डबल, ऐसा होते चल रहे हर बार ये इन दोनों का ही डबल होते चले जा रहा है इनफिनिट तक। तो हमने आंसर मान लिया KR। मेरे को जानते ही हैं सब R में है तो कुछ टाइम्स 4/3, 8/7, 7/8R ऐसा कुछ आता है। That answer is KR. We have to find K. So AB के क्रॉस हमने मान लिया कितना KR। तो अगर आप यहां के अबाउट KR मान रहे हैं, मतलब K टाइम्स पहला मान रहे हैं, तो अगर हम इनफिनिट में से ये एक हटा दें जो कि गलत है, आप सर्किट से कुछ हटा देंगे आप, तो अब तो कुछ जो था उसको हटा दिया तो आपने गलती कर ली। बट आप जानते हैं शायद कि इनफिनिट कोई
कभी भी इन्फिनिट चीज को जोड़ा ही नहीं जा सकता। हम इवन कभी जीपी भी लिखते तो नहीं जोड़ सकते आप। कहीं आपको दिया है कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इन्फिनिट, तो क्या आपको लगता है कि ये इसका आंसर पता है? ये कभी नहीं पता होता। हम जो लिखते हैं इसका जो सम आएगा वो आएगा 1/1 - 1/2। ये जो फॉर्मूला है ये आंसर आ गया 2। तो ये 2 सही नहीं है। ये इस समेशन का अपर लिमिट होता है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता किसी को, इसका ये अपर लिमिट होता है। अपर लिमिट मतलब चाहे जितना टर्म्स जोड़ लीजिए कभी भी आपका आंसर 2 नहीं होगा, 2 से थोड़ा सा कम ही रह जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, ये 2 कभी 2 नहीं पहुंचेगा। समझ रहे बात? अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, ठीक, और ऑप्शन दिया हुआ आपको। पहला ऑप्शन दिया 1.99, दूसरा है 1.999, तीसरा ऑप्शन है 1.999 और आंसर है 1 इतना नहीं। कहा कि फाइंड द ये कौन सा सम है, तो कौन सा आंसर लिखेंगे? जबकि चारों में से कोई आंसर तो 2 है, लेकिन ऑप्शन में देखा यही ऑप्शन है उसके। So they are saying that कि no one knows what is the exact value. You keep on writing 9 after 9 throughout your life and will never get 2. वो 2 से थोड़ा कम रह जाएगा। So 2 is the upper limit of this sum. So in this case, the answer with least error is the best answer. In infinite sum, we never go for exact answer. I say the answer with least error is the best answer. So इसमें सबसे बेस्ट आंसर कौन हो गया? ये डी अपना आंसर हो गया सबसे ज्यादा, because it is more closer to 2. Although इसके बावजूद भी कोई बच्चा एक और 9 लिख देगा तो उस बच्चे का ज्यादा आंसर हो जाएगा, बट अगर हमको चारों में कंपेयर करना होगा तो दिस इज द बेस्ट आंसर. So whenever we do infinite sum, we don't know what is the exact value of R equivalent. So the person will do least error will represent the best answer. So in infinite sum, we always try to represent best answer. So infinite में से कुछ तोड़ के फेंक देना है तो क्या infinite को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. तो जो सबसे कम तोड़ेगा निकालेगा उसका क्या होगा? सबसे लिस्ट एरर होगा, तो उसका बेस्ट आंसर कहलाएगा. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को पहला जो कड़ी है इसको हटा दिया और बाकी को कहा कि ये भी वही है इनका. तो इसमें क्या होगा कि आंसर जो हमने ये जो पैटर्न माना है लिखने का कि आंसर के आर लिख रहे हैं, यानी जो बचेगा उसका के टाइम्स पहला वाला लिख रहे हैं. तो अगर हम ये चीज यहां से हटा दें कहें कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा, या जो फर्क पड़ा वो सबसे लिस्ट फर्क है, इसलिए मेरा आंसर सबसे बेस्ट होगा. इसलिए इसका भी वही आंसर होगा जो पहला वाला था, याद रखें. लेकिन जो पैटर्न है मानने का वो कैसा है? के आर है, यानी के टाइम्स पहला मानना होगा. इसलिए जो ये बचेगा इसका आंसर कितना होगा? के इंटू 2r. हमने इनफिनिट सीरीज आपने किया होगा, हमने थोड़ा अलग ढंग का सीरीज किया, ये भी नया बात आपको थोड़ा. सो जो पहले था अपना r और यहाँ 2r, यहाँ r और 2r था, रेस्ट जो बचेगा उसकी जगह पे हम कितना लिखेंगे? k इंटू कितना? 2r. ये a है और b है, k इंटू 2r. और विद अ प्रॉमिस दैट कि R इक्वल बिटवीन ए बी इज कितना? के आर. सो इन दोनों को हम क्या करेंगे? पैरेलल करेंगे, फिर इसको सीरीज करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम कितना लिखेंगे? के आर. और यहां से के वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, अपना आंसर आएगा. जैसे करते हैं तो इन दोनों का पैरेलल जोड़ लेते हैं और इनको आर को सीरीज में जोड़ देंगे हम, और जो आएगा आंसर कितना होगा? के आर होगा. तो लिखने जा रहे हैं आंसर के आर इज इक्वल टू इन दोनों का पैरेलल में आर का सीरीज, तो आर प्लस आर का सीरीज, इन दोनों का पैरेलल R1 R2 अपन R1 प्लस R2, तो R1 R2 तो कितना हो गया?
दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 4kr स्क्वायर अपान R1 प्लस R2 कितना हो गया 2k प्लस 2r। ठीक बात है, एक r यहां से एक r कट गया और एक r ये कट गया यहां से, तो क्या बचा k इज इक्वल टू 1 प्लस 4k अपान 2k प्लस 2। ठीक है, अब यहां सब लोग k की वैल्यू ले आएंगे, पॉजिटिव जो होगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर आ गया 2k स्क्वायर प्लस 2k और यहां हो गया इक्वल टू कितना 2k प्लस 2 प्लस 4k। ठीक है, तो 2k से 2k कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आते हैं तो हो गया एक 2 भी हर सही से कटा देते हैं, 2 ये 2 से कटा दिया, यहाँ 2 रहने दिया, तो हो गया कितना k स्क्वायर माइनस 2k और ये 1 हुआ यहाँ ना, माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 2 से 2 ये तो खत्म ही हो गया था, 2 से कैंसिल कर तो k बचा यहाँ पर, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ से अपना k की वैल्यू आ गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4ac, दैट इज एक 2 निकाल कटा देते हैं इसको तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ओवर कितना 2 आएगा यहाँ पर। सही है, 8 हो गया तो 4 बाहर आ गया। सो प्लस माइनस है इसलिए हम लोग सिंस ए रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए k की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 लिख लेंगे और आंसर जो हमारा था kr, तो आंसर हो गया 1 प्लस रूट 2r, रिजर्व आंसर। लेकिन इनफिनिट सीरीज उसमें थोड़ा वेरिएशन के साथ हमने किया और ये आप इनफिनिट सीरीज देख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ओके। अब जब हम लोग ये आर जोड़ना सीख लिए तो हम लोग अब रेजिस्टेंस और कुछ सर्किट होगा इसमें हम लोग करंट निकालना सीखेंगे। तो लिखा जाए पहले अगले हेडिंग करंट इन ए सर्किट। बहुत सारा सर्किट बना के देंगे लोग और पूछेंगे कि बताओ कि किसमें कितना करंट बह रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो उसमें हम एक पहला पार्ट कर देते हैं, आगे से हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो मेरा कहना है कि कोई सर्किट में कोई सर्किट बना देगा, कहेगा करंट निकालिए, तो आपको स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप 1 ट्राई करना चाहिए। पहले क्या कोशिश करना चाहिए कि वही जो सीरीज एंड पैरेलल जहां दिखे उसको पहले सॉल्व करना चाहिए। सीरीज पहले सॉल्व करके उसमें करंट निकाल के तब आगे बढ़ना चाहिए। अगर सीरीज पहले नहीं है तो स्टेप 2 फिर स्टेप 3 ऐसा बात होगा। जैसे हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक ऐसा रेजिस्टेंस दे दिया गया आपको, ऐसा बहुत सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं करना। ये दे दिया आर, वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, चलिए आर 2 आर लेते हैं, आर ले लिए, 2 आर ले लिए, ये आर ले लिए, यहाँ पर ई ले लिए, क्योंकि सब में करंट बताइए। तो इससे आसान तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो सीरीज पैरेलल है तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना चाहिए, लिख रहा है पैरेलल है, सीरीज है, तो सीरीज पैरेलल जोड़ के करंट निकाल देना चाहिए, नहीं तो स्टेप 2 आगे बढ़ेंगे। मैंने ये हम जानते कि आप सब बच्चे लोग ये क्वेश्चन कर दोगे, बट मेरा कहना ये है कि जब मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो सीधे मुश्किल बातें ना सोचिए, पहले ये सोचिए क्या सीरीज पैरेलल कहीं दिख रहा है, तब आगे बढ़िए।
बहुत सारा ऐसा टेढ़ा बनाता है, लगता है सीरीज पैरेलल है नहीं, बट आप जानते हैं दुनिया में तीसरा कोई मेथड नहीं है, सीरीज पैरेलल के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन होता ही नहीं, इसलिए शुरू से ही आपको उस तरह से सोचना चाहिए। जैसे इसका हम आंसर लिख देना चाहते हैं, R टू R का पैरेलल कितना हो जाएगा, 2R/3, 2R इंटू R अपन 2+1, 2R/3 में R सीरीज जोड़ दी तो ये हो गया हमारा 5R/3। तो इसका पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 5R/3। इसलिए करंट I कितना बहा, तो I को सीधा लिख देंगे V/R इक्विवेलेंट, यानी हो गया E/5R/3। ये करंट I निकल गया। अब कहा कि इन अलग अलग होता है कि इसमें कितना गया, तो एक बात है, जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्या सेम होता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जब सेम होगा दोनों का, V इक्वल टू कितना, IR। V सेम है तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R होगा। तो ये ट्रिक है जो बच्चे यूज करते हैं, तो आपको बोल दिया मैं कि I इक्वल V/R, यानी क्या होगा, अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स पैरेलल जुड़े हों तो V/R, V सेम है I 1/R, मतलब R के उल्टा रेशियो में बांट दीजिए, रिवर्स रेशियो में बांट दीजिए। जैसे ऊपर 1:2 है तो इसको करंट को ऊपर 2 नीचे 1 बांट दिए, 2:1 में करंट बांट दीजिए, तो आसानी से कर सकते हैं। या फिर आप I1 I2 अलग अलग मान के भी कर सकते हैं। ज़्यादा बच्चे ऐसे करते इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, 3E/5R आया था और 2:1 बांटना है, तो कितना होगा, ऊपर वाले में करंट कितना हो गया, 2:1 बांट रहे हैं, तो 2:1 मतलब 2/2+1 रेशियो बांट रहे हैं ऑफ किसका, इस करंट का, दैट इज 3E/5R। तो ये हो गया सर 2E/5R। तो ऊपर वाले से गया 2E/5R, तो नीचे वाले से कितना जाएगा, 1/3, 3E/5R, दैट इज E/5R। तो हो गया क्वेश्चन, ऊपर हो गया 2E/5R, इधर हो गया E/5R, फिर आगे चले जाए। पहले कोशिश करना चाहिए, नहीं तो हम बाकी मुश्किल चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या सोचना चाहिए, इसके बाद क्या सोचना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टेप 2 पढ़ेंगे, ठीक है।